अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर हम अपने एसी इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करना चाहते हैं और उसे एम्पलीफाई करने के लिए हम एक डीसी बायसिंग सर्किट विद द हेल्प ऑफ एनपीएन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ट्रांजिस्टर सर्किट को यूज़ करेंगे और हम इन दी एंड देखेंगे कि फॉर अ गिवन input AC signal how much times the output signal is received and what is the gain of this amplifying circuit। और फिर हम उसके बाद ये भी चेक करेंगे कि अगर मैं अपनी सोर्स के साइड फ्रीक्वेंसीज़ को अगर चेंज करूं तो मेरा एम्पलीफाइंग सर्किट किस तरह से आउटपुट के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। और लास्टली हम अपने इस सर्किट के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस परफॉर्म करेंगे यूजिंग द एलटी स्पाइस सिमुलेटर। लेट्स सी कि हमें आज किस किस्म की कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं अपने रिगार्डिंग द एम्पलीफिकेशन प्रोसेस एंड व्हाट इज़ द डिज़ायर्ड आउटपुट। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि अपने सर्किट की मेन कुछ पैरामीटर्स को हम ज़रा अपने माइंड में रख लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में ये सर्किट सारा ज़रा इजीली हमें समझ आ सके। पहली बात कि वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट में आपने यहाँ पर पढ़ा था कि देयर इज़ अ इनपुट वोल्टेज जिसको आप बायसिंग वोल्टेज कहेंगे V ऑफ B, जो आपको यहाँ पर इस इक्वेशन के मुताबिक दिया गया है, दैट इज़ VB इज़ इक्वल टू R2 ओवर R2 प्लस 1 इंटू VCC। दिस वन इज़ दी VCC। फाइन। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास दूसरा पैरामीटर है, वो है एमीटर करंट, ठीक है, जो कि इस रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है। अच्छा, ये किसके बराबर है? इट्स एक्चुअली इक्वल टू दी वोल्टेज एमीटर साइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय द एमीटर रेजिस्टेंस। और इसको आप सिंपल ओहम्स लॉ के मुताबिक आप इवेल्युएट कर सकते हैं। इसको इवेल्युएट करने के लिए आपके पास दूसरा तरीका मौजूद है, वो है बाय यूजिंग दी अप्लाइंग द KVL इन दिस लूप, जिसमें आप कहेंगे द बायसिंग वोल्टेज VB इज़ एक्चुअली इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस द बेस एंड एमीटर प्लस द सम ऑफ द VE दैट इज़ द एमीटर साइड वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ से आप इस लूप में से इजीली आप एमीटर करंट इवेल्युएट कर सकते हैं। थर्ड स्टेप पे आप इंट्रिंसिक AC वैल्यू ऑफ द एमीटर साइड रेजिस्टेंस इवेल्युएट कर सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 26 मिलीवोल्ट डिवाइडेड बाय द एमीटर करंट। 26 मिलीवोल्ट इज़ the value of the potential that is developed at the room temperature। अगर आपका टेम्परेचर कंस्टेंट डिफरेंट हो तो आपको ये पैरामीटर दोबारा से रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। लास्टली द फोर्थ पैरामीटर इज़ द वोल्टेज गेन दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू द आउटपुट साइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय द इनपुट साइड वोल्टेज। यानी कि जितना आपका सिग्नल आउटपुट साइड पर एम्पलीफाइड हो उससे अगर आप गिवन इनपुट सोर्स से डिवाइड कर दें तो आपको ओवरऑल वोल्टेज गेन ऑफ द सिस्टम आपको मिल जाएगा। सेकेंडली, अगर आपको ये दो पैरामीटर अननोन हो तो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द गेन ऑफ द सिस्टम बाय कंसीडरिंग द रेजिस्टेंस इनसाइड द सिस्टम, यानी कि RC विच इज़ पैरेलल टू द RL डिवाइडेड बाय RE, जो आप इस स्टेप पे इवेल्युएट कर चुके होंगे। अब हम ऐसा करते हैं कि अपने LT स्पाइस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए इस तरह का एक सर्किट हम डेवलप करते हैं जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ होंगी सोर्स साइड रेजिस्टेंस दिस इज 1 किलो ओम, द सोर्स साइड कैपेसिटेंस दैट इज़ 10 माइक्रोफैरड, DC वोल्टेज 20 वोल्ट, R1 एंड R2 आर 40 किलो एंड द 10 किलो ओम रिस्पेक्टिवली। Similarly, RC and RE are defined as the 4 किलो ओम एंड 2 किलो ओम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद हम इन वैल्यूज़ को असाइन करने के बाद हम अपने इनपुट वोल्टेज को फिक्स कर देंगे 1 मिली वोल्ट
एसी पे, और अपनी सोर्स साइड की जो फ्रीक्वेंसी रखेंगे वो रखेंगे 10 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। और फिर हम चेक करते हैं कि हमारे इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमारे पास क्या वैल्यूज़ हमें थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली अचीव होती हैं। Alright, now I have constructed this whole circuit according to the statement that I have mentioned in my lab manual. So if you want to get the parts, you can easily get all those parts from the edit toolbar and go to the component section. When you do that, the NPN is the transistor which you can easily drag and drop. For the changes of the parameters, just right click on the icon and go to the pick new transistor. So in this lab I am using 2N2222 version, and by pressing the OK you will get the Q1, which is the NPN transistor. Now similarly you can also add the resistors from this section, the capacitor, and if you want to add the inductor on the load side, it's up to you, but for time being I am limiting you to the values that are being mentioned in the lab manual. Okay, अब मैं क्या करने लगा हूँ कि I need to perform the transient analysis. For transient analysis I will go to the simulate toolbar and move to the edit simulation command. So जितनी किस्म की भी एनालिसिस आप परफॉर्म करना चाहते हैं वो यहाँ पर इजीली अवेलेबल है. सो टिल नाउ इट्स अ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स. लेट्स फिक्स आवर वैल्यू on the oscilloscope till the 1 millisecond and press OK. So when we do that, this dot tran 1 millisecond will appear over here. Okay, now what are the values of the this voltage source? It's been fixed on the sinusoidal waveform with the peak amplitude of 0 phase difference. The maximum amplitude is 1 millivolt with a frequency of 10 kilohertz, which is a base frequency. Now just press OK. This is the DC battery. इसको भी मैंने यहाँ edit toolbar से ही fetch किया है, and just by mention the voltage over here. This one is the voltage. यहाँ पे आपके पास सिंपल एक वोल्टेज, ये भी वही फंक्शन परफॉर्म करेगा, और ये बैटरी है तो इसका भी वही फंक्शन है. सो ओनली द फीचर्स आर कि ये सिर्फ डीसी के लिए ऑपरेटेबल है, ठीक है. जबकि अगर मैं इसको क्लिक करूं तो मुझे इसमें बहुत सारे जो हैं फीचर्स भी मुझे मिल सकते हैं. जस्ट बाय क्लिकिंग द राइट बटन एंड मूव टू दी एडवांस में जाएं. आप इसको यहाँ पे डीसी अगर आप लिखते हैं कोई वैल्यू मिलेगी तो जस्ट 20 वोल्ट ओवर हेयर, तो ये 20 वोल्ट डीसी आपको देना शुरू कर देगा. इट्स अ बैटरी, इट्स अ सिंपल वोल्टेज सोर्स. सो ओनली दिस इज़ द माइनर डिफरेंस, ठीक है. इसे रिमूव करना है, जस्ट प्रेस द डेल बटन एंड यू विल गेट द सीजर. यू कैन डिलीट एनी ऑफ द एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स दैट आर लाइंग ऑन योर विंडो. अच्छा, अब उसके बाद मेरे पास इस सर्किट के अंदर और क्या चीज़ें हैं. इससे सिंपल ग्राउंड, जिसको मैंने यहाँ से फैच किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपके पूरे कंप्लीट सर्किट के अंदर एक ग्राउंड पॉइंट होना ज़रूरी है. ओके, तो अब मुझे जो मैंने वैल्यूज़ असाइन की थी कि ये मेरे पास सोर्स रजिस्टर RS जिसकी 1K वैल्यू थी, और कपलिंग कैपेसिटर 1 10 माइक्रोफैरड, कपलिंग कैपेसिटर 2 1 माइक्रो एंड कपलिंग कैपेसिटर 3 20 माइक्रो. लोड साइड पे मेरे पास जो रजिस्टर दैट इज़ 2.2 किलो ओहम, ठीक है. और डिवाइडिंग जो R1 R2 और RC और RE की ये वैल्यूज़ मैंने जो आपके मैनुअल में अभी मेंशन की थी वो मैंने यहाँ पर फिक्स कर दी हैं. ओके, नाउ अब इस बायसिंग वोल्टेज की इक्वेशन को यूज़ करते हुए जो मेरे पास ये सर्किट था, ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यूज़ पुट करूँ तो मुझे बायसिंग वोल्टेज की वैल्यू मिलती है 4 वोल्ट, ठीक है. अच्छा, उसके बाद मुझे चाहिए क्या, एमीटर साइड का करंट, ठीक है. अगर मैं इसके ऊपर KVL अप्लाई करूं तो ये बन जाएगा VB इज़ इक्वल टू VB/E प्लस V ऑफ E. इनकी वैल्यूज़ अगर मैं प्लेस कर दूं इस इक्वेशन में तो ये क्या बन जाएगा, 4 इज़ इक्वल टू VBE की नॉर्मल, अगर सिलिकॉन बेस्ड आप NPN ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो उसका बेस टू एमीटर जंक्शन में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज़ 0.7
वोल्ट आइडियली प्लस दी वी ऑफ ई, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वी ऑफ ई दैट इज़ इक्वल टू 3.3 वोल्ट। अब इसको अगर आप यूज़ करें अपनी आई ई को कैलकुलेट करने के लिए तो यू कैन ईजीली फाइंड दैट कि इट्स एक्चुअली इक्वल टू 1.65 मिली एम्पेयर। दैट मीन्स कि अगर हम अपने सर्किट को, पहली बात है कि अगर मैं इसको सिमुलेट करूं तो मुझे जो करंट मिलना चाहिए इस रजिस्टर से दैट शुड बी 1.65 मिली एम्पेयर, ठीक है। और इस पॉइंट पर जो बाइसिंग की वोल्टेज की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होगी, 4 वोल्ट, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं। Okay, now I am just pressing the run button for my simulation and I get the two windows. One is the oscilloscope and other one is the circuit, the main part. Okay, अब ये है मेरा वो पॉइंट जहाँ पे मुझे बाइसिंग वोल्टेज चाहिए। तो आई जस्ट क्लिक इट ओवर हेयर और अगर आप देखें इसके ऊपर देयर इज अ वेरिएबल वोल्टेज, तो इसकी आरएमएस वैल्यू हम कंसल्ट करते हैं। जस्ट मूव दिस कर्सर on the name of VN006, press Ctrl plus the left click। जैसे ही आप ये करेंगे आपको सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको मिल जाएगा क्या, एवरेज वैल्यू विच इज़ 3.9402 वोल्ट एंड द RMS इज़ 3.9। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी दैट वाज 4 वोल्ट और प्रैक्टिकली हमें क्या मिल रहा है 3.9। सो इट मीन्स कि हमारे जो बाइसिंग जो वोल्टेज है जो कि हमारे इस सर्किट का इनपुट बन रहा है दैट इज़ हमने सही कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली अब हम चेक करते हैं कि हमारा एमीटर साइड का करंट इस आर ई से कितना फ्लो कर रहा है। सो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट मूव योर कर्सर टूवर्ड दिस रजिस्टर। जैसे ही आप इसे लेकर जाएंगे तो आपके एक एम मीटर टाइप शेप आपको नज़र आएगी। जस्ट क्लिक एंड यू विल सी द ब्लू वेव फॉर्म, ठीक है, IR4। यानी कि अब हम इसी पर भी यही अपने टेक्निक लगाएंगे कि इसकी RMS वैल्यू कितनी है, कंट्रोल प्लस दी लेफ़्ट क्लिक। जैसे ही आपने किया तो आपको क्या मिला 1.6371 मिली एम्पेयर और हमारी जो वैल्यू थी वो थी 1.65 मिली एम्पेयर। तो दैट मीन्स कि ये काफ़ी हद तक हमारा जो कैलकुलेशन और वो प्रैक्टिकल हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो मैचेबल है। तो इसका मतलब है कि हमारा अभी तक जो सारा काम चल रहा है वो ठीक है। चलिए अब हम ये चेक करते हैं कि अगर मेरे पास 1 मिली वोल्ट इनपुट सिग्नल हो, इसे हम चेक करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया इट्स अ 1 मिली वोल्ट इनपुट सिग्नल, तो मेरे पास इसकी इस वक्त डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है। सो डिज़ायर्ड आउटपुट इज़ इन द ब्लू वेव फॉर्म और अगर हम इसको चेक करें इसकी आउटपुट RMS वैल्यू है इट्स 42.893 मिली वोल्ट, ठीक है, विच इज़ द आउटपुट सिग्नल। और अगर मैं इनपुट को चेक करना चाहूँ तो इट्स एक्चुअली 706.2 माइक्रो वोल्ट, ठीक है, विच इज़ दी एक्चुअली दी RMS वैल्यू से हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 मिली वोल्ट वॉज द पीक एम्पलीट्यूड। तो हम फॉर आवर टू अवॉइड द कन्फ्यूजन हम RMS की यूनिट में ही हम बात करते हैं, ठीक है। ओवरऑल हमारा जो रिज़ल्ट है वो गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेम ही रहेगा बिकॉज इट्स इन द टर्म ऑफ रेशो। इस लिहाज से अगर हम अपना गेन चेक करें तो वो बनेगा इसकी आउटपुट वोल्टेज जो कि 42 मिली वोल्ट है और इसकी इनपुट वोल्टेज है 0.706 मिली वोल्ट। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास अपने सिस्टम का गेन वोल्टेज गेन आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी, तो आफ्टर यूजिंग द कैलकुलेशन मेथड हमें पता लगा कि हमारे सिस्टम का इस वक्त गेन है 59.4, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं होता बिकॉज द आउटपुट इज़ ऑल्सो इन द वोल्टेज, इनपुट इज़ ऑल्सो इन द वोल्टेज, so there is no unit for the gain। ओके, चलें अब ऐसा करते हैं कि अब मैं नेक्स्ट इसकी टेस्टिंग इसकी करता हूँ जिसमें मैं सोर्स वोल्टेज सेम रखूँगा लेकिन मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी कि हमारे आउटपुट पे क्या इम्पेक्ट आता है और इसके फ्रीक्वेंसी सोर्स फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से हमारे सिस्टम के गेन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। Okay, so let's check our system once again
on the following frequencies: 50 kilohertz, 40 kilohertz and 30 kilohertz. And then let's see what are the respectable outputs. चलिए हम इसको दोबारा राइट क्लिक करते हैं और अब हम 10 की बजाय इसको हम कर देते हैं टूवर्ड दी 30 किलोहर्ट्ज़. ठीक है, 1 मिली वोल्ट इज़ द इनपुट एम्पलीट्यूड ऑफ द system voltage, or now just simulated. Okay, so this is my once again the 1 millivolt with the frequency of 30,000 hertz, and the RMS value is once again 705.35 microvolt. ठीक है, ये तो वही रहेगी. अब आउटपुट, ओके, this is the output with the approximately the maximum amplitude is approximately 60 millivolt, you can say. Now let's see what is the RMS. RMS is 42.59 millivolts. So just record it. Okay, अब हम क्या करते हैं, हम अपने सिस्टम की दोबारा से फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे आउटपुट पर किस किस्म की चेंजेस आ रही. सो 30 की बजाय अब हम करेंगे 40 किलोहर्ट्ज़ और इसको हम दोबारा रीसिमुलेट करते हैं और हमारे पास आउटपुट है और इसकी RMS वैल्यू 42.346 मिलीवोल्ट. ठीक है, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे हम. चलें, अब अगर आप नोट करें तो 10, 30, 40, 50 किलोहर्ट्ज़ के लिए ऑलमोस्ट हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल हमें सेम ही रिस्पॉन्ड कर रही है, जिसका मतलब है कि हमारा जो इस वक्त पूरे सिस्टम का गेन है, वोल्टेज गेन, वो अप्रॉक्सीमेटली 60 ही एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, अगर हम क्या हो कि हम इसकी सोर्स की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे ले जाएं. नो लेट्स से कि अगर मैं ये कहूँ कि आप ऐसा करें कि इसकी वैल्यू एकदम 700 किलोहर्ट्ज़ पे आप ले जाएं, तो क्या तब भी यही इसका रिस्पॉन्स रहेगा? तो सो लेट्स चेक इट आउट. नाउ अब हम क्या कर रहे हैं कि मैंने अपने सिस्टम की इनपुट सोर्स को मैंने कहा 700,000 हर्ट्ज़ और इसे हम अब सिमुलेट करते हैं. ठीक है, और ये है मेरे इनपुट सिग्नल. ठीक है, जिसका RMS वैल्यू है 0.702 मिलीवोल्ट. ठीक है, अच्छा, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंगली मेरे पास आउटपुट क्या है? तो दिस इज़ माई आउटपुट. अगर मैं इसकी RMS वैल्यू चेक करूं, वो क्या है? इट्स नाउ 26.52 मिलीवोल्ट. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अब मेरी जो आउटपुट है वो डिज़ायर्ड लेवल से अब डाउनवर्ड मूव कर गई है. ठीक है, पहले क्या हमें आउटपुट मिल रही थी, दैट वाज 42 पॉइंट समथिंग, और अब हमें मिल रही है इट्स 26.525, यानी कि 26.525 मिली वोल्ट्स. ठीक है, अब अगर मैं इसका वोल्टेज गेन निकालूं तो वो क्या निकलेगा? इट्स ओनली इक्वल टू 37. सो दैट मीन्स कि अब हमारा जो सिस्टम का आउटपुट गेन है, यानी ओवरऑल जो सिस्टम का हमारा गेन है, इट्स स्टार्ट टू डिक्रीज. तो यही हम चेक करना चाह रहे थे कि अगर मैं अपने सिंपल कॉमन एमीटर बेस्ड सर्किट को अगर मैं एज एन एम्पलीफायर यूज़ कर रहा हूँ और मैं अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी करूँ फ्रॉम 1 हर्ट्ज़ टू एनी n नंबर ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी वैल्यू, तो उसका क्या रिस्पॉन्स आता है. और मैंने आपको आज लैब में ये भी बताया था कि शुरू में जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज़ करेंगे, माइट भी आपके सिस्टम का गेन इंक्रीज़ करता जाए. ठीक है, और एक सर्टेन पॉइंट आए जिसके अंदर वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही स्टे करे, और फिर एक थर्ड ऐसा पॉइंट आए जिसके बाद आपके सिस्टम का गेन कंसिडरेबली स्टार्ट टू डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए. ठीक है, तो इसका मतलब है जिस रीजन में वो कांस्टेंट था वो हमारा रीजन कहलाता है मिड बैंड गेन. ठीक है, तो इसी तरह अब हम सिमुलेशन की हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी एनालिसिस की बिहाफ पर कि हमारे जो सिस्टम का रिस्पांस क्या होगा इन टर्म ऑफ गेन. ठीक है, सो नाउ लेट्स चेक इट आउट.
चलें अब हम क्या करते हैं, एसी एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, जिसके बिहाफ पे हम अपने पूरे सर्किट का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इजीली चेक कर सकते हैं। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम सिमुलेशन कमांड में जाके एसी एनालिसिस पे चले जाएंगे और लीनियर टाइप ऑफ स्वीप हम परफॉर्म करेंगे 1000 पॉइंट्स, ताकि आपकी जितनी ज़्यादा आइट्रेशंस एक साइकिल में होंगी तो आपकी उतनी ही ज़्यादा क्लियर आपका ग्राफ बनता जाएगा। हम कहते हैं स्टार्ट हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो होनी चाहिए, लेट्स से इट्स 1 हर्ट्स, और हम इसे ले जाते हैं 60,000 हर्ट्स, जो हमने सबसे पहला हमने एनालिसिस परफॉर्म किया था। ठीक है, जस्ट प्लेस इट ओवर हेयर, और अब हम इसे क्या करेंगे, रन। जैसे ही अब हम रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट, ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, दिस ग्राफ इज़ इन शोइंग इन द डेसिबल। आप इस पर राइट क्लिक करें और इसको लीनियर ग्राफ में आप कन्वर्ट कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास क्या वोल्टेजेस आउटपुट साइड पे आ रहे थे। अच्छा, रिमेंबर कि ये एक लिहाज से पीक वोल्टेज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आरएमएस वैल्यूज़ नहीं हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इनपुट हमारे पास क्या थी। इनपुट हमारे पास है ब्लू लाइन, और हम इस पर हम कर्सर लेके आ सकते हैं बाय जस्ट प्रेसिंग दी लेफ़्ट क्लिक ऑन इट, तो हमारे पास कर्सर आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे आपको वोल्टेज मिल जाएंगे 1 वोल्ट, क्योंकि आपने यही उसको वैल्यू असाइन की थी। अच्छा, उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमारे आउटपुट साइड पे गेन की क्या सिचुएशन है, क्योंकि हमने अपने टेबल के अंदर गेन को कैलकुलेट करके यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 59.4, जब हमारा 10 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी थी इनपुट एंड आउटपुट साइड। तो यानी कि ये गेन का जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट ओवर इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर भी हम यही चीज़ अपने बिहाफ पर ईज़िली मेंशन कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे कि जस्ट यू हैव टू डू द राइट क्लिक और ऐड ट्रेस में जाएं। ऐड ट्रेस में अब आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये नोड कौन सी वाली वैल्यू पे है और इनपुट नोड क्या है। ठीक है, एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं कि हमारे आउटपुट नोड की वैल्यू क्या है, इट्स नोड 3, और इनपुट की वैल्यू है नोड 4। ठीक है, आउटपुट ओवर इनपुट है, यानी कि नोड 3 को हम डिवाइड कर देंगे नोड 4 से, यानी कि हमारा नया ग्राफ होगा नोड 3 डिवाइडेड बाय नोड 4, और ये हमारा रेड कर्व आ गई जो कि हमारे डिज़ायर्ड गेन की वैल्यूज़ हैं। अच्छा, बाकी को रिमूव कर देते हैं ताकि हमें नज़र आ सके कि हमारी क्या पोजीशन है। अच्छा, अब ये देखें कि थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल हम इसे वेरीफाई भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हमने कहा था 60 हर्ट्ज़ के ऊपर आपके पास जो वैल्यू थी दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 60 गेन की वैल्यू 59 आपने कैलकुलेट की थी और 60 वहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली आप लिख कर आए थे 30 हर्ट्ज़ के ऊपर। ठीक है, 30 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर आपके पास 60.8। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 60.7। ठीक है, दैट मीन्स कि हम सही सारा कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ऐसा करते हैं कि हम इसको मज़ीद बढ़ाकर 700,000 हर्ट्ज़ पे हम इसकी वैल्यू को असाइन कर देते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि क्या ट्रांजिशंस आ रही। चलें जी, अब ये देखें कि आपने 1 हर्ट्ज़ से इसको आप वेरी कर रहे हैं टू द 700,000 हर्ट्ज़ तक, तो ये आपकी गेन की पोजीशंस हैं। अगर आप इसे नोट करें तो शुरू में इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि अगर हम चेक करें कि 60.7, तो हम इसे देखते हैं कि 60 से नीचे कब इसकी वैल्यू आती है। 60, दिस वन इज़ नाउ 60.4, 60.32 एंड दिस इज़ वन इज़ अ कंस्टेंट। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे से मार्क करें कि ये है हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली दिस पॉइंट जहाँ पे ये 2.8 किलो हर्ट्ज़ से लेकर ऑलमोस्ट 88.3 किलो हर्ट्ज़ तक ये इसका अगर हम देखें तो इसका गेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही फॉर्म में रह रहा है उसके, यानी कि ये इसके अगर हम इसके हाई फ्रीक्वेंसी को लो वाली रेंज से माइनस कर दें तो दिस विल बी द बैंडविड्थ
और जो कहलाएगी मिड बैंड गेन, और उसके बाद इसकी आउटपुट गेन जो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करती जा रही है। और हमने कहा था कि 700 हर्ट्ज़ पे जाकर ऑलमोस्ट हमारा जो गेन है वो काफ़ी ज़्यादा लो चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसको मिल रहा है 40.1। ठीक है, जबकि हमने जो कैलकुलेट किया था वो था 37। सो आई थिंक कि हमारे अब वैल्यूज़ में थोड़ा बहुत वेरिएशंस भी हैं, बट स्टिल इट्स कंसिडरेबल। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लैब का ट्यूटोरियल, जिसमें हमने अपने कॉमन एमीटर एम्पलीफायर सर्किट को, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हमने चेक किया, और हमने उसे थ्योरेटिकल प्लस दी सिमुलेशन रिज़ल्ट को हम आपस में रिलेट कर रहे थे कि किस तरह से चीज़ों को अगर हम फ्रीक्वेंसीज़ को चेंज करें तो हमारी आउटपुट गेन के ऊपर इम्पैक्ट्स आते हैं। ठीक हो गया, तो आई होप सो कि आपको आज का ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो यू कैन ईज़िली कमेंट इट below the section, or you can also ask the relevant thing on my email that is also being mentioned in the description. So I wish you best of luck. Thank you.